बस्तर में शव दफन विवाद, कांकेर आमाबेड़ा में शव दफन विवाद, धमतरी शव दफन विवाद। इन घटनाओं में ईसाई समाज के साथ वर्ग संघर्ष की स्थिति अभी थमी नहीं थी कि संदिग्धों से पूछताछ के नाम पर पिछले 2 दिनों मुस्लिम समाज के लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ करना मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। शव दफन विवाद और बंद के दौरान तोड़फोड़ की घटना ने अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर पहले ही माहौल गर्म किया हुआ था और अब उसमें आग में घी डालने का काम किया है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों से हुई लंबी पूछताछ ने इस मामले को लेकर समाज भी अब सड़कों पर है और आज धरना प्रदर्शन कर समाज ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रावधान दिया है और बीएनएसएस में भी है कि किस तरह से पूछताछ होगी, हर चीज का एक प्रोसीजर है। उसके विपरीत जो बुजुर्ग महिलाओं को, जो सीनियर सिटीजन को सूर्य उदय के पहले बुला के उठाया गया है, जिस तरीके से वो जो असंवैधानिक तरीके से जो कार्य किया गया है, उसके विरोध में आज सभी समाज लोग इकट्ठा हुए हैं और इसके आगे भी कोई कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। आज जिस प्रकार ये मुस्लिम समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई की है मुस्लिम समाज को टारगेट बना के, और कोई टाइम का पाबंद नहीं, सुबह 4 बजे 3 बजे माँ बहनों को उठा लिया गया, बुजुर्गों को उठा लिया गया, उसके खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अगर पुलिस ने अपना रवैया नहीं अपनाया तो आगे उग्र आंदोलन किए जाएंगे। ये रूपरेखा यहाँ तैयार की जाएगी। इधर 2 बड़ी घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। अल्पसंख्यकों से जुड़े हित के मुद्दे हमेशा से कांग्रेस को सूट करते आए हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में जरा भी देरी नहीं की। दोनों ही घटनाओं को लेकर सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में अराजकता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांकेर के आमाबेड़ा से लेकर छत्तीसगढ़ रायपुर तक अराजकता की स्थिति है। अपराधगढ़ बन गया छत्तीसगढ़। लगातार औसताना अगर आप देखेंगे तो रोज 8 हत्याएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसे मामले, मैं समझता हूं अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधी अपराध करते हैं और सोशल मीडिया में बहुत ताकत के साथ वायरल भी करते हैं। तो इतनी हिम्मत कहां से अपराधियों में आ गई, उस पर चर्चा कर रहे हैं। 25 तारीख को क्रिसमस का त्यौहार था, 24 तारीख को मैग्नेटो मॉल में जो घटना हुई वो किसी से छुपी नहीं है। क्या अल्पसंख्यक लोगों को डराने धमकाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो लोग इसके पहले थानों में धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर थानों में मारपीट करते थे। पुलिस के सामने मारपीट होती थी। एक दिन आएगा जिस दिन थाने में धर्मांतरण के नाम पर हत्या होगी। और जिस प्रकार से दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और बंद कराने वाले कौन लोग, जो भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संरक्षण प्राप्त है। आप देख लेना, वही लोग जिन लोगों ने मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की या थानों का घेराव करते हैं धर्मांतरण के नाम पर, कहीं किसी के घर में घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का और इनके मुख्यमंत्रियों का स्वागत करते हैं। इनके बैनर पोस्टर इनके साथ में आप देखेंगे। इधर जवाबी हमला करने में भी बीजेपी ने देरी नहीं की। बीजेपी सारे आरोपों से पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी की ओर से तथ्यों के साथ पलटवार में आरोप लगाए गए हैं कि धर्मांतरण कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा बढ़ा था। कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। माननीय भूपेश बघेल जी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली में ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ मिले और उन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाई और उन्होंने ट्वीट की उस फोटो को, छत्तीसगढ़ में कोई कानून से ऊपर नहीं है, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये किसे आश्वासन दिया इन्होंने? ईसाई मशीनरी के लोगों को 2023 में। सुरक्षा की मांग कौन कर रहा था?
छत्तीसगढ़ के आदिवासी। संरक्षण कौन मांग रहा था? छत्तीसगढ़ के आदिवासी। लेकिन संरक्षण किसे दिया गया? ईसाई मिशनरी के लोगों को। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ है, वहीं कांग्रेस धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। फिलहाल शव दफन विवाद से जुड़ा विवाद अब और भी बढ़ गया है। इसमें मुस्लिम समुदाय की नाराजगी ने अल्पसंख्यक सुरक्षा को सियासी बना दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला प्रदेश की राजनीति का नया अखाड़ा बनता दिखाई दे रहा है, जिससे प्रदेश की राजनीति आने वाले कई दिनों तक सुलगती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। तो सुना आपने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो राजनीति की फिजा है वो इस समय अल्पसंख्यकों पर केंद्रित हो गई है। पिछले एक महीने की अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो कि शव दफन से जुड़ी हुई हैं, जो कि ईसाई समुदाय से संबंधित थी। दूसरी बड़ी घटना मुस्लिम समुदाय से पूछताछ को लेकर गरमाई हुई है, जिसमें उनसे पूछताछ करने को लेकर आपत्तियां आ रही हैं और उन्हें जिस ढंग से बुलाया गया उस पर बात हो रही है। लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि ये पूरा सियासी ड्रामा वोट बैंक का खेल है। क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति है? इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पोसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के तेज तर्रार नेता रविंद्र सिंह जी का, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि घटनाएं कुछ इस तरीके से जुड़ गई हैं, इससे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक प्रताड़ित दिख रहे हैं और सरकार पर सीधा आरोप लग रहा है। क्या है ये पूरा माजरा और कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहना क्या चाहती थी? पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं सारिक रईस खान जी का, फिर जवाब लेंगे रविंद्र जी का। तो सारिक जी, क्या लग रहा है? बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर जो आमाबेड़ा की घटना हुई, वहाँ ईसाइयों ने गलत तरीके से कानून को हाथ में लिया, इसलिए घटना हो गई। उसके बाद ये पूछताछ जैसी कोई बात आती है, संदिग्धों से पूछताछ करती है पुलिस, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, पूछताछ पर इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। इसकी क्या वजह है? कांग्रेस इसे मुद्दा क्यों बना रही है? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस पूछताछ पे हाय तौबा मचा रही है, ये बात नहीं है। पूछताछ पे किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूछताछ का जो ढंग था, किसी दुर्दांत अपराधियों की तरह 70 वर्ष के जो वृद्ध व्यक्ति है, जो समाज के संभ्रांत नागरिक, भले पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया कि ऑपरेशन समाधान के तहत में ऑटो चालकों को, रिक्शा चालकों को, लेकिन चूंकि मौके पे बहुत से लोगों में राजनीति से जुड़े होने के कारण जो पीड़ित रहता है, जो कहीं ना कहीं मुसीबत आती है, तो वो अपनी मदद के लिए फ़ोन लगाते हैं। तो हमें भी इस तरह के फ़ोन आए, तो हमने खुद जाकर मौके पर देखा था कि बहुत से संभ्रांत लोगों को, महिलाओं को रात के 4 बजे 15-15, 20-20 पुलिस वाले घर के अंदर घुसकर उनको उठाए, जैसे ये थे। देखिए, किसी अगर फ़ोन कॉल या जिस तथा के ईमो ऐप पे उपयोग पे पूछताछ की बात की जा रही थी, तो उनको एक 10-10:30 बजे, देखिए वो कोई आदतन अपराधी तो वे थे नहीं, या किसी तरह की हिस्ट्री शीटर तो थे नहीं। 10-10:30 बजे दिन में भी उन्हें बुलाया जा सकता था पूछताछ करने के लिए। उसमें ना ही किसी कोई बहुत बड़े किसी केस का अपराधी पकड़ाया था और उसने उन लोगों का नाम लिया था कि उनको बिना किसी सूचना के दबिश देकर एक बहुत बड़ा। देखिए, इसके बाद में उस समय भी जो प्रशासन ने भी किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था कि भाई पूछताछ किया जा रहा है, बस इतना कहा। और उसके बाद भी किसी भी तरह का ये नहीं है कि उस पूछताछ का निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, और उसमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती मोहन जी कि ये देश एक बहुत बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है, एक गुलदस्ते की तरह है, और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो हमारे संविधान ने जो मान्यताएं दी है, उस अनुसार यहाँ पर सभी धर्मों के सभी वर्ग के लोग एक साथ, उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। और एक बड़ा अच्छा गंगा जमुना तहजीब और एक आपसी भाईचारे का माहौल भारत देश की आज पूरे विश्व में जो पहचान है, इसी कारण है कि भारत देश में एक शुरू से एक
सद्भाव का, समन्वय का, एक आपसी भाईचारे का वातावरण इतना मजबूत रहा है जो पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर पेश करती। लेकिन आज सत्ता के खातिर निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, रोजगार, जो मूलभूत समस्याएं रहती जनता की, छत्तीसगढ़ में आज जो बिजली के बिल से आज जनता हलाकान, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या जो चुनी हुई सरकारें रहती हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं और जो प्रशासनिक जो उसका परिपालन करने वाले उनके आदेश इशारे पे प्रशासनिक अधिकार रहते हैं, वे कहीं ना कहीं अपने शपथ में संविधान की शपथ लेते हैं कि बिना किसी राग द्वेष के जनता के हितों के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि राजनीति के कारण, सत्ता में अपने वोटों के ध्रुवीकरण के कारण लगातार इस तरह के बातों को उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आज जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको कहीं एक फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। भाई आज तो केंद्र में लगभग 12 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं वो धर्मांतरण पे कानून बना के इस मुद्दे को खत्म कर देते। और लगभग छत्तीसगढ़ में भी पिछले 25 वर्षों में से लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है। तो उसके बाद में इस तरह के कांग्रेस के ऊपर, अभी मैं उनके प्रवक्ता अमित चिमनानी का बयान सुन रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी का और शीर्ष नेताओं से लेकर जो प्रदेश स्तर के नेता, एक ही गाना चलते रहता है, कांग्रेस और नेहरू जी। आप यार भाई साहब, आप यहाँ पे सत्ता में हो और यहाँ पे बड़ा बड़ा सीना ठोक ठोक के 3 इंजन 4 इंजन की दुहाई दे रहे हो, उसके बाद आकर कांग्रेस पे आरोप कर रहे हैं, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति है। और कहीं ना कहीं अब लोग समझ रहे हैं इस चीज को। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही है कि समाज में वैमनस्यता फैलाना, जो आपसी भाईचारा है उसको बिगाड़ना और कहीं ना कहीं खंड खंड करना है, ताकि इनकी राजनीतिक दुकान और जो इनकी राजनीतिक रोटी जो और सत्ता में बने रहने का इनका एक जो शगल है वो लगातार बना रह पाए। ठीक है, तो रविंद्र जी, क्या वजह है अल्पसंख्यक को टारगेट करने से बहुसंख्यक जो है वो एक तरफ होंगे, इसलिए तो ये सब नहीं किया जा रहा? और ऐसे समय में ये सब किया जा रहा है जब ये आकलन लोग कर रहे थे कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, सरकार के बेहतर काम पर बात हो रही थी, तो अचानक मुद्दा बीजेपी अपनी पिच में लेके जाना चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कहीं भी अल्पसंख्यकों को कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं। एक आध घटनाएं घट रही है, वो भी घटनाओं को मैं कारण पे आऊंगा। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को समझा दूं, ये भाजपा के दिमाग में नहीं चलता है कि मतलब क्या कहते हैं नेहरू और कांग्रेस का। अभी अमित चिमनानी का बयान सुन रहा था, उन्होंने नेहरू वेहरू का नाम लिया ही नहीं। आप लोग के दिमाग में चलता है, ये कांग्रेस के लोगों के दिमाग में चलता है, इसलिए वो कहते हैं। मैंने उनका बयान सुना कहीं पर, अब सुन लीजिएगा प्लीज, सुन लीजिएगा, कहीं पर भी उनका बयान देख लीजिए, आपने नेहरू को घुसाया। आप बड़े नेता घुसाते हैं, संसद से जाइए, संसद में देखिए यार, आपको सुना है मैंने, अब सुन लीजिए। इसी तरह ना धर्मांतरण पे कांग्रेस कभी कुछ नहीं करी, 5 साल रही तो एक क्यों कानून नहीं बनाई? कानून बनाने की जिम्मेदारी केवल भाजपा की रहती क्या? कांग्रेस क्या करने के लिए बैठती? पीएससी का भ्रष्टाचार या शराब का घोटाला करने के लिए आप नहीं बना सकते थे? और ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे जब ऐसा धर्मांतरण का एक आध मामला आएगा तो इसको भाजपा भड़का रही है। अरे भाजपा के लोग तो विरोध करने जाते हैं, कभी आपने देखा कहीं धर्मांतरण या चंगाई सभा हो रही तो कांग्रेस के लोगों को जाते हुए? कभी नहीं। उल्टा कैसे होता है मैं बता रहा हूं, कैसे मतलब अल्पसंख्यकों को कांग्रेस भड़काती है, इनकी मतलब कैसे छद में इच्छा होती है। भारतीय जनता पार्टी की, पहले मैं क्लियर कर दूं, धर्मांतरण पे कोई गुप्त इच्छा नहीं है, कोई सुप्त एजेंडा नहीं है, ना हमारी कोई छिपी हुई इच्छा शक्ति। हमारा जो विचार है एकदम क्लियर कट है। हम अवैध धर्मांतरण, बलात् धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण, उसका खुलेआम विरोध करते हैं। हम कभी भी समर्थन नहीं करते। आप बता दीजिए किसी कांग्रेसी को कि जाके खड़ा हो, क्यों गलत धर्मांतरण हो रहा है। ये घटनाएं क्या बताती है? ये जो घटनाएं हो गई मैं हैं, ये बता रहा हूँ। जी जी, अब देखिए धर्म, अभी हम अल्पसंख्यकों पे अत्याचार की बात कर रहे थे, क्या जरूरत थी भूपेश बघेल को, धीरेन्द्र शास्त्री जी और क्या कहते हैं उनपे कहने के लिए, प्रदीप मिश्रा जी पर कि अंधविश्वास फैलाते हैं? कौन किसको भड़का रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से ये तो कभी मतलब अल्पसंख्यकों के नहीं है, बल्कि हिंदुओं के विरोधी है कांग्रेस, और हिंदू विचारधारा को विरोध करके ना अल्पसंख्यकों को भड़काती है। इनके कवासी लखमा खुलेआम कहते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरह करके अल्पसंख्यकों को करते हैं। मैं एक डाटा देता हूं, देखिए 2021 में ईसाइयों के विरुद्ध 478 मामले कांग्रेस के समय आए, 2020 में उससे 70% ज्यादा आए थे, 2019 में 289। किसका डाटा है ये मैं बताऊं? यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का डाटा है। ये क्रिश्चियनों पे हमला भूपेश बघेल के समय का है। फिर आप बोलेंगे आपने क्या किया?
आप कभी बचाने की कोशिश करते हैं उनके लिए? केवल भाजपा पर आरोप, भाजपा ये करती, भाजपा। आपके कार्यकाल का बता रहा हूं, वो भी किसका? यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का जो है, FIR के आधार पे और उनको जो कॉल जाता है उसके आधार पे। हमारा डाटा नहीं है, जरा अपना मुखड़ा देख लीजिए। तीसरी बात, कितने अल्पसंख्यक है? 5,10,000 के आसपास मुस्लिम है और 4,90,000 क्रिश्चियन है और 0.2% बौद्ध है, 0.2% सिख है और 0.2% के आसपास जैनिज्म है। इनके ऊपर कितना हमला होता है, जरा मुझे बताइए। ईसाइयों पे जो हुआ है अभी सौ दफनाने के लिए, सीधी सी बात है भाई, वो हम उसमें भाजपा का क्या हाथ है? धर्मांतरित ईसाई था वहां, वो अपना गांव में अपने शव को दफनाना चाहता था, वहां के आदिवासी खड़े हुए, उन्होंने कहा है धर्मांतरित ईसाई है, हमारे पवित्र आत्माएं रहती, हमारे देवी देवता रहते हैं, हमारे क्या कहते हैं यहाँ परंपरा है, हमारी संरक्षण वो है संस्कृति, हम नहीं दफनाने देंगे उनको, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफनाओ। ये किसका था? आदिवासियों का था। भाजपा ने नहीं भड़काया, पर कांग्रेस ने संभालना भड़काया तो होगा, आप मैं नहीं आप जानता। लोगों की जिम्मेदारी है ना रविंद्र जी, सरकार में बिल्कुल आप लोग संभाला हैं। हमने। जी, बिल्कुल संभाला हमने। क्या हमने गिरफ्तार नहीं किया? हमारे एडिशनल SP को वहां चोट भी लगी, हम गए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, कांग्रेस ने कभी क्यों इस पर विरोध नहीं किया? हर चीज पे भाजपा के, कांग्रेस की विशेषता वो कभी कुछ करती नहीं है, केवल भाजपा पे कर देती। भाजपा ही है जो सामने आके करती। मैं फिर कह रहा हूं, अल्पसंख्यकों पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो रहा। क्या मुंगेली में सौ दफनाने के नाम पर भूपेश सरकार में नहीं हुआ था? मैं उनके समय का पूरा डाटा दे दूंगा। हमारे समय हो तो कांग्रेस चिल्लाने के लिए और भाजपा ही जाती रोकने के लिए, कभी कांग्रेस जाती नहीं, केवल आरोप लगाती। ठीक है, आ गई अब दोनों पक्षों की बात आ गई है। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन काफी हद तक कंट्राडिक्ट है दोनों पक्षों की बातें, लेकिन एक माहौल तो दिख रहा है जिसमें लग रहा है कि अल्पसंख्यक थोड़े से परेशान हैं, उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि भाई उनके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। एक अनिल जी की टिप्पणी सुन लेते हैं। अनिल जी, कैसा ये प्रदेश ऐसे विवाद में रहा नहीं है? यूपी में, बिहार में, बंगाल में हम ऐसी खबरें सुनते पढ़ते थे, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरीके की खबरें आ रही हैं और ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए मोहन जी, मैं समझता हूँ कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग बहुत शांति से, बहुत सुरक्षित ढंग से जी रहे हैं, रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं। आप आज़ादी के बाद से ही देख लेंगे, डेमोग्राफिकल डेटा देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में भी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, और मुस्लिम्स की भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगर वो असुरक्षित रहते, खतरे में रहते, तो उनकी जनसंख्या कम होनी चाहिए। जैसे कि हमसे टूट के जो पाकिस्तान बना, या बांग्लादेश जो पाकिस्तान से टूट के बना, वहाँ तो देख लीजिए आप, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। वहाँ हिंदू खतरे में है ये कहा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में ना केवल मुसलमान, ना केवल ईसाई, बल्कि पारसी, जो पर्शिया की, जिनका देश ही खत्म हो गया पर्शिया का, वो पारसी दुनिया में अगर कहीं बचे तो हिंदुस्तान में बचे। यहूदियों को अगर हिंदुस्तान में अगर कभी किसी ने अपमानित नहीं किया, सारे देश के हर, दुनिया के हर देश में उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान तो एक, जैसे शारिक ने कहा, गुलदस्ता है, सभी प्रकार के फूल है। यहाँ हिंदू या मुसलमान या ईसाई, ये सब बातें कभी नहीं हुई। यहाँ पे कभी कोई भी कौम खतरे में नहीं रही, ना असुरक्षित रही। अब बात आती है कि जो आमा बेड़ा की जो बात आप कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए, अगर आप ईसाई हो चुके हो तो आप ईसाई हो, तो ईसाइयों के लिए जो कब्रिस्तान है निर्धारित, आप वहाँ दफन करेंगे कि किसी के भी खेत में ले जाके किसी के भी घर में दफन कर देंगे? तो ये जो बात भड़काने वाली वहाँ से शुरू हुई। दूसरी बात, यहाँ की जो बात है, अगर किसी को ऐतराज है जांच से, तो वो ऐतराज कर सकता है। अगर पुलिस की अगर भूमिका उसमें अगर गलत है, लेकिन सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाएगा, गिरफ्तार तो नहीं किया गया, या कोई पुलिस, जितने लोगों को बुलाया गया लापता नहीं हुए। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस तरह की बातें आना ये दुर्भाग्यजनक है। बाकी अन्य प्रदेशों की बात नहीं करता मैं, जिस तरह आपने जिन प्रदेशों का नाम लिया मैं उनका उल्लेख भी नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ में जो है, कुल मिलाकर हम देखें तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का दिल है, भारत में जो शांति का टापू है। यहाँ सभी लोग मिलजुल के कब से रहते आ रहे हैं और कब तक रहते रहेंगे। कोई, मैं खुद मौधापारा में पैदा हुआ हूँ, जो मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, वहाँ मुझे कभी लगा ही नहीं, उस मोहल्ले का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसने मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं दिया होगा। तो ये सब बोलना, अब ये देखिए, अब राजनीति वोट की है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वो मुसलमानों के वोट के लिए अगर कांग्रेस, अगर जो शुरू से करते आ रही है कि अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण, जो भाजपा आरोप लगाती, तो यहाँ कितने वोट है? आप बहुत ज़्यादा वोट है नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते। देखिए, पोलराइजेशन तो होता ही है, और अभी जो दुनिया में जो सारी घटनाएं हो रही, जिस तरह से हिंदुओं को हर देश में, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या
पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में हो, जिस तरह उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो उसके हिसाब से अगर रिएक्शंस आ रहे हैं दूसरे अन्य प्रदेशों में, हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं आया। हमारे छत्तीसगढ़ में तो शांति व्यवस्था वैसी की वैसी है। ठीक है, वो एक तो जो धर्मांतरण के खिलाफ जुलूस निकला, उसमें तोड़फोड़ की घटना हुई, तो वो तो हर जगह होती छिटपुट घटना है। लेकिन उसको लेकर पूरे प्रदेश में ये कह देना कि यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, अल्पसंख्यक खतरे में हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई दम है। यहाँ सारे लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और यहाँ आप ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन तुष्टीकरण अगर आप करने जाएंगे, अगर आप किसी एक वर्ग विशेष को, अगर किसी भी कोई भी पार्टी, मैं कांग्रेस भाजपा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी किसी एक वर्ग विशेष को अगर उसको समर्थन करती है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दूसरी पार्टी जो है अपने आप दूसरे पक्ष की तरफ खड़े हो जाएगी, तो फिर तो आप तो विवाद की स्थिति तो ऐसे ही पैदा होती है। क्या जरूरत है किसी धर्म पर टिप्पणी करने का? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे, कांग्रेस को चाहिए कि उस मुद्दे पे बात करें। बिल्कुल। कांग्रेस क्या इस मामले में कुछ पॉलिटिकल माइलेज देख रही है क्या सारिक जी, इसलिए कूद पड़ी है, सामने आ गई है, ये मान के चलें? देखिए, ऐसा कोई कांग्रेस कूद पड़ी है या सामने आ गई जैसी स्थिति नहीं है। बड़े भाई अनिल पुरस्कर जी बहुत विद्वान है, उनकी भी बातें हैं। तो मैंने अपने वक्तव्य में कहीं भी नहीं कहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम अल्पसंख्यक असुरक्षा की भावना, सुरक्षा की भावना नहीं भाई, हम तो अपनी मातृभूमि के लिए आज भी अपना सर्वस्व निछावर करने का मादा रखते हैं। राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन ये जो कुछ तथाकथित ठेकेदार बन के आ गई कुछ पार्टियां जो सर्टिफिकेट बांटती है सत्ता में बने रहने के लिए, देखिए जांच से भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जांच का तरीका था वो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जैसे रियायत दी जानी थी भाई, उन्होंने एक ईमो ऐप से जो खाड़ी देशों में हज के लिए जो उनके रिश्तेदार गए थे उस दरमियान में बात किए थे, उस आधार पर जांच किए थे। तो फिर जब जांच का दायरा केवल एक धर्म विशेष पे ना करके जो जितने भी लोग इस दरमियान में साल 2 साल में खाड़ी देश गए थे, आज दूसरे लोगों के भी बहुत से लोग कामकाज के सिलसिले में खाड़ी देश में रहते हैं, तो जितने लोगों ने उस ऐप पे बात किया सबको बुला के जांच के वो करना था। बात इस बात की बीजेपी ने क्यों किया होगा? क्या इसमें पॉलिटिकल कुछ अंदर खाने में लग रहा है, कोई साइलेंट? मैंने पहले बताया कि आज छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। शिक्षा का आप हाल देखोगे तो आज ही मैंने पेपरों में 2-4 दिन से पढ़ा हूं कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता भाई रविंद्र भाई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो जेम पोर्टल के माध्यम से डीओ लोग 2-2 लाख का वर्क ऑर्डर बनाने में लगे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, आज वेंटिलेटर की कमी से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आज या कल की स्थिति में जाके मेकाहारा और यहाँ के सरकारी अस्पतालों में जाएंगे भाई रविंद्र सिंह जी, तो उनको पता लग जाएगा कि इलाज के अभाव में कितने लोग सड़क पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी सफलताओं से अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए जो केंद्रीय राजनेतृत्व है अल्पसंख्यकों को मुद्दे को उठाता है, कभी हिजाब का मामला उठाता है, कभी हलाला का मुद्दा उठाता है, कभी 3 तरह का मुद्दा अमेंडमेंट का मुद्दा उठाता है, तो ये कहीं ना कहीं आम जनता को इससे कोई आ गई बात। मैं जवाब लूंगा, रविंद्र जी को पूरा मौका दूंगा। एक अनिल जी की भी बात आ जाए, क्या कोई हिडन एजेंडा दिख रहा है क्या? अचानक से इस तरीके के मुद्दों की बाढ़ आना या उससे हवा देना, इसके पीछे किसी पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हैं क्या? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं आऊंगा रविंद्र जी, अनिल जी की बात हो जाए फिर आऊंगा जी। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ मोहन जी कि अगर यहाँ कोई हिडन एजेंडा की बात होती, अगर कोई इलेक्शन होता तो समझ में आता है कि किसी एक इश्यूज को अगर आप हवा दे रहे हैं कि या किसी एक एजेंडा के तहत आप किसी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो चुनाव है ही नहीं। ये जो है ये एक एटमॉस्फेयर बना है। सारी दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, सारी दुनिया में जो एक तनाव का वातावरण है, चाहे गाज़ा में जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा हो, या चाहे यूरोपियन कंट्री में मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं, या हमारे पड़ोसी जो मुल्क है दोनों, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहाँ जो हिंदुओं के साथ जो लिंचिंग हो रही है, तो उसको लेके एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो उसका अगर उसकी हवा अगर छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे पहुंच रही है, तो इसको हम हिडन एजेंडा तो नहीं कह सकते। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का दिल है, भारत का दिल बहुत प्यार से धड़कता है, और ये शांति का टापू है। यहाँ किसी भी, आप बताइए, और वैसे भी अगर हम देखें पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र भारत देश ऐसा है जहां दुनिया की हर जात है और हर जात के हर फिरके भी है। तो बाकी किसी देश में क्यों नहीं है? यहाँ क्यों सब सुरक्षित रह रहे हैं? यहाँ पे पारसी भी है, यहाँ पे यहूदी भी है, तो यहाँ पर सबको सुरक्षित रहने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वृद्धि जनसंख्या में कमी किसकी हो रही? तो हिंदुओं की। तो कहने को तो ये कहा जाना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू असुरक्षित है, यहाँ पे उल्टा ये बात हो रही है कि अल्पसंख्यक, यहाँ अल्पसंख्यक को कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित है और बहुत खुशहाल है। ये बेकार की बातें हैं, और हिडन एजेंडा यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव नहीं है। बिल्कुल। चलिए, अभी कोई चुनाव तो नहीं है रविंद्र जी, इसलिए
थोड़ी राहत है, पर इन सब व्यवस्थाओं को सुधारना भी आप लोग की जिम्मेदारी है कि कहीं कोई ऐसी बात भी ना निकल जाए कि भाई किसी को कोई असुरक्षा महसूस हो। दोनों समुदाय को सुरक्षित करना आप ही लोग की जिम्मेदारी है। सारे समुदाय सुरक्षित है भैया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। केवल इसको असुरक्षित है कहती कौन है? कांग्रेस ही कहती है, और कोई नहीं कहता। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो प्रोसेस होता है उस पर भी इनको आपत्ति होती। और पहले ही कहा मैंने, कांकेर की घटना क्यों हुई? और कांकेर की घटना इसीलिए हुई भी, आपस का दो समुदाय का वो था, एक मतलब धर्मांतरित और एक जो अपने स्थानीय मतलब संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। उसमें भाजपा का क्या योगदान है? कहीं कोई असुरक्षित नहीं है। मैंने तो कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में कितनी असुरक्षा थी। हमने क्रिश्चियन डाटा का और बताऊं समय, भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे था ना अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के मामले में, इन्हीं की सरकार में। इन्होंने कुछ किया नहीं। मैं फिर एक बार आश्वस्त कर रहा हूं, बहुत दिलेरी से बोल रहा हूं, बहुत उससे कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, कहीं छत्तीसगढ़ में कोई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना होगा, ना होने देंगे। आप देखो, जैसी माल पे किसी लोगों ने बदमाशी किया, उसको हमने तुरंत गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात क्या है? नैरेटिव फैलाती है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है भाई, हम धर्मांतरित लोगों के लिए जो बलात् धर्मांतरण करेंगे, जो प्रलोभन देके करेंगे, उसका विरोध करेंगे। चंगाई सभा का करेंगे क्योंकि वो जबरदस्ती करती, और नियम और कानून से आके धर्मांतरण कोई करता तो हम कभी विरोध नहीं करते। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं बार बार इस प्रश्न को पूछता हूँ, आपने कभी कांग्रेसियों को देखा किसी चंगाई सभा का विरोध करते? क्यों नहीं करते? क्यों भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसंधायक संस्थाएं करती है? क्यों? क्योंकि हमारा कोई छिपा एजेंडा नहीं है। आप दो तीन चीजें मैं और कहते, हिंदू आतंकवाद कौन कहता है? कांग्रेस के लोग कहते हैं। ये नया शब्द गढ़ते हुए कांग्रेस के लोग। फिर मैं कह रहा हूं, कल क्या जरूरत थी भूपेश बघेल जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बोलने के लिए कि क्या कहते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, इन लोग क्या कहते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इसी तरह से सामाजिक मतलब विद्वेष बढ़ता है। कौन? भूपेश बघेल। उनके पिताजी ऐसी बोलते थे। तो संस्कार कहां? भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं देखेंगे पहले से कहते हुए, ये केवल और केवल कांग्रेस करती। और इनके मैं फिर एक लाइन कह रहा हूं, आप लोगों की ओर से भी कोई कमी नहीं रखी जाती है इस तरीके के मुद्दों को हवा देने। दो लाइन के इनको तो बोलते हैं आप लोगों के यहाँ भी कम लोग नहीं है ऐसे। भाई रविंद्र सिंह जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में ईसाई लोगों पर इतने हमले हुए, इनकी सरकार में इतने, इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, लेकिन इनका ये भी जवाब देने, वो हमले करने वाले कौन थे? इन्हीं के अनुवांशिक संगठन थे कि नहीं? इस बात से मुकर सकते हैं भाई। अब आप कांग्रेस, दूसरी बात ये बोले कि कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म की ठेकेदारी नहीं करती। धर्म के आड़ में भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके वोट नहीं मांगती। कांग्रेस अपने काम पर, विकास पर, लोगों की भलाई पर वोट मांगती है। भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, गॉड के नाम पे कांग्रेस पहचानिए क्या आपकी सरकार वो काम आप लोग का है, उसकी होल सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लोग के पास है, और बहुत जल्दी वो दुकान बंद भी होगी। जनता आप समझ चुकी है। आरोप लगाने बैठे, आपके पास जिम्मेदारी थी, आपने उस जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? आप हमने अपनी जवाबदारियों को पूरे संवैधानिक दायरे में रह के पालन किए हैं। लोगों का तोड़ फोड़ कर, लोगों को डराकर, हमले कराकर, कानून का उल्लंघन करके नहीं है। हम अपनी जवाबदारियों को निर्वहन संवैधानिक दायरे में किए हैं। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, व्यवस्थाओं का परिपालन करते हुए। इस तरह के मामलों को तूल नहीं दिया, कभी हवा नहीं दिया। गलत बात बोल रहे हैं आप, मैं आपका खंडन कर रहा हूं। चलिए, आपकी बात का पूरी तरह से विरोध करता हूं, आपके तौर तरीकों को विरोध करता हूं। पार्टी कभी नहीं भड़काती, गैर आधारहीन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, उसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कितना एफआईआर मुद्दे पर राजनीति करिए, स्वास्थ्य पर राजनीति किए, शिक्षा पर राजनीति किए, सड़क पर राजनीति किए, बड़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, उसे राहत देने के लिए लोगों पर राजनीति किए। मुद्दे तो कई है, लेकिन कोशिश यही होती है पॉलिटिकल पार्टियों की कि वो अपने सूटेबल राजनीति करे, जो उनको सूट करती है वो राजनीति हर पार्टी करती है। वही कुछ होता दिख रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजा, जिसे शांति का टापू भी कहा जाता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो। सभी समुदाय जैसे कि पहले भी एक साथ मिलकर रहते रहे हैं वैसा हो, लेकिन राजनीति अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बना रही है जिस पर सबको सोचना भी चाहिए। इसलिए हम ये सवाल जनता के लिए छोड़े जाते हैं। चर्चा के लिए समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल पोसतकर जी जुड़े हैं, उनका धन्यवाद। सारिक रईस खान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहे अपने कीमती समय के साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।